अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 2022 से लेके 2023 तक 21 साल रिकॉर्ड तोशाखाना का जो मंजर आम पे आया, पब्लिक हुआ, उसमें 4000 तोहफे लिए गए, 1200 गड़ियाँ ली गई। ये वो तोहफे थे कि जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, हुक्मरान, सरबराहान किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाते थे और वहाँ के सरबराहान जो उन्हें तोहफे देते थे वो तोशाखाना में जमा करवाए जाते थे। और पॉलिसी इस तरह की होती थी कि इसकी नीलामी की जाए, चाहे वो कोई भी तोहफा हो, सेट हो, और फिर उसके बाद उसे ख़रीदा जा सकता था। बहरहाल बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को तोशाखाना केस 2 में 409 और 402 के तहत 17 साल की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही जब ये सज़ा सुनाई गई, अडियाला जेल में उस दिन अपोजिशन की जानिब से ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया गया था। महमूद खान रचकज़ई का कहना था कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। साथ ही बानी पीटीआई के एक अकाउंट पे हकीकी आज़ादी यानी स्ट्रीट मूवमेंट का वाज़े तौर पर कह दिया गया है। सोहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला हैं KPK के, उनसे वो मुखातिब हुए और कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। एक जानिब हमने देखा कि महमूद खान रचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये बात हो रही है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए। अलामा नासिर की अगर बात की जाए तो उनका भी यही इरादा था। जो कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात की कि पहले हम मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठ जाती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाती है, तो फिर उसके बाद हालात जो है वो बेहतरी की जानिब जाते दिखाई देंगे। लेकिन अब क्योंकि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट पे जो पैगाम आया है जिसपे उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का जिक्र किया है, अब देखना ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान तो खुद बानी पीटीआई ने किया था और पहले ये बताया जा रहा था कि रचकज़ई साहब जो है वो डेट अनाउंस करेंगे और सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बैक पे उनको प्लान दे देंगे, यानी कि जो प्रोटेस्टर उनके साथ मौजूद होंगे, यानी कि KP से जब ये काफिला जाएगा तो इसे मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये एक सोहेल आफरीदी का काम था जो उनको मैनेज करना था। और जो डेट अनाउंस की जानी चाहिए थी वो रचकज़ई साहब की कॉल थी। लेकिन अब क्योंकि बानी पीटीआई ने अपने एक्स अकाउंट पे इस चीज़ को वाजे कर दिया है, तो देखना यह है कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से ही अब क्या डेट अनाउंस होगी। क्योंकि जब इस सज़ा का इतलाक हुआ, 17 साल की कैद सुनाई गई बानी पीटीआई को, तो उनका रद्द अमल ये था कि मेरी जो वाइफ हैं वो एक घरेलू खातून हैं, उन्हें भी कैद तन्हाई में रखा गया। इस केस से, तोशाखाना केस 2 से मेरी एहलिया का कोई ताल्लुक नहीं था। और कुछ ज़राए ऐसे भी बता रहे हैं कि जब फैसला सुनाया जा रहा था तो बानी पीटीआई इस फैसले पे हंस दिए, यानी कि मुस्कुरा दिया। और उनका कहना था कि मैं एक्सपेक्ट भी कुछ ऐसा ही कर रहा था कि इसी तरह का जो है वो फैसला आएगा। इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इनके हमरा हैं राजा अंसारी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं PJ मीर साहब का। PJ मीर साहब, ये कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर ये बताया जा रहा था कि शायद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, बात हो जाए। लेकिन अता तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे जब बानी पीटीआई माफ़ी मांगेंगे। तो अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना क्यों है? वंस जब माफ़ी मांग लेंगे तो सूरत हाल तो वैसे ही कंट्रोल में आ जाएगी। ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं कि माफ़ी मांगो, ये हो। इसमें तो पूरे सियासतदान जितने भी हैं इन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या है। PTI हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने 74 साल के अंदर, या 35-40 ईयर्स तो PMLN के हो गए, लेकिन उसके साथ PPP, ये इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के साथ। एक पॉलिटिकल टर्मोइल हम देख रहे हैं हर जगह, और फिर इन्हीं के साथ ज्यादती भी हुई है। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बेनजीर के साथ क्या हुआ, आसिफ जरदारी के साथ क्या हुआ, ज्यादती भी हुई इनकी आपस में। अब जो है आप कह लो कि जो सीजन है या एक रुख है वो PTI की तरफ है या इमरान खान की तरफ है। द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसी डायलेमा में रहेंगे कि मैंने पार में रहना और कभी और मैं पार से नहीं उतरूंगा। कभी कोई चीज परमानेंट नहीं होती। याद रखना, ये आपको हिस्ट्री बताती है, आपको तजर्बा बताता है जिंदगी का, और एक जिंदगी नहीं, हजारों साल की जिंदगी। खुलफाए राशिदीन से लेके रोमन एम्पायर लेके ग्रीक एम्पायर लेके, ये भी आया था ना कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, राइट ऑफ 1000 इयर्स, एडोल्फ हिटलर, देख लो क्या हुआ। तो ये सब आते हैं, समझते हैं परमानेंट से। आज जो एक्चुअल जो बात है, इंस्टेड के कोई कह रहे हैं माफी दो, आप बैठ के बात करो। देखो हम एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। PTI कौन है? पाकिस्तानी से। PML कौन है? पाकिस्तानी। पीपल्स पार्टी कौन है? सब पाकिस्तानी हैं। हम बैठ के आपस में क्यों नहीं बात कर सकते? ये जो डिविजन्स हो गई हैं, फ्रैक्चर्स हो गए अपने हमारी सोसाइटी के अंदर,
ये अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। पार्टीज तो आएंगी, आपने सारों का पार्टीज का आपने अरूज भी देख लिया, जवाल भी देख लिया, इसका भी देखा आपने, ये जो पीटीआई है इसका भी अरूज और जवाल भी देख लिया आपने। द क्वेश्चन इज कि क्या हम मैंने ये सवाल किया था जी नवाज शरीफ को और बेनजीर को जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि क्या ये म्यूजिकल चेयर्स इसी तरह चलती रहेंगी। द क्वेश्चन इज यही चल रहा है, चेंज हम हुए नहीं, बर्दाश्त का मादा है किसी का नहीं। तो जब तक हम एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं पैदा करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। एक्सट्रीमिज्म जो है, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, उसकी कोई आपका कह लो कि उसकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। हमेशा वो लाइफ स्पैन जो है इवेंचुअली ड्विंडल कर जाता है, खत्म कर जाता है, एक सही। नया लाइफ स्पैन आ जाता है। तो ये आप कब तक करते रहो? अगर आज सोल्यूशन पे जाए, अगर आज जी कोई आदमी इस डायलेमा को खत्म कर सकता है, वो एक ही है, वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये दूसरी तरफ इमरान खान, इनको अपने नहीं, घोड़े से नवाज उतरे। शरीफ साहब के हाथ में क्या है? अजक ज़ई साहब ने कहा कि हम एक चार्टर बनाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उस पर मैं खुद बानी पीटीआई से दस्तखत करवाऊंगा। कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जानिब से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं आता। तो अब शहबाज शरीफ जवाब देंगे या मरीम नवाज साहिबा जो है उसका जवाब दे सकती हैं? जी मैं आपको बताऊंगा, जवाब उस वक्त आएगा जब आपको एक दूसरे कैंप से एक फर्स्ट हैंड जवाब आएगा। जो बानी पीटीआई जो जवाब आपको दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो सेकंड हैंड कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड नहीं कर रहे। हमें क्या पता कि कौन सी सच्ची बात है, कौन सी झूठी बात है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं या 2+7 हो रहा है, 2+2 तो है ही नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, आप उसको इजाजत दे दो, जो बात कर रहे हैं उसको करने दो, एंड देन रिएक्ट टू इट। क्योंकि आप देखो ना, इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने पूरे मैंडेट को, इनका भी और अपना भी, सारों को हॉस्टेज रखा हुआ है। नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। आपका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो बेचारा कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनली आप देख लो हमारे कितने डिफरेंसेस हो गए हैं। हमने इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना है जनाब। अगर हम नहीं करेंगे, आप इसी किश्ती के अंदर रुड़ बिल्कुल जाएंगे ठीक है। और ये किश्ती डूब जाएगी। राजा साहब का रुख कर लेते हैं। राजा साहब, 2022 से लेके 2023 तक 21 साला तोशाखाना का जो रिकॉर्ड सामने आया है, उसमें 4000 तोहफे हैं और 1200 गड़ियां हैं। तो ये जो टेन्योर है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी टेन्योर आ गया, मुस्लिम लीग नून का भी आ गया, लेकिन बहरहाल बानी पीटीआई को आर्टिकल 409 और 402 के तहत जो है वो 17 साल की सजा सुना दी गई है। लेकिन इस पे बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मेरी जो एहलिया है वो घरेलू खातून थी, उनका तमाम पॉलिटिक्स से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया और अब उन्हें सजा भी सुना दी गई है। क्या कहेंगे इस पे? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं अंसारी साहब। अंसारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप अनम्यूट कर दें। सर, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है, प्लीज इसको चेक करें। अच्छा, मीर साहब, आपका रुक कर लेते हैं। 21 साला तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आया, पब्लिक हुआ, उसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीटीआई का भी टेन्योर था। क्या समझते हैं आप कि बहती गंगा में तो सभी ने हाथ धोए हैं, तो फिर ये सजा बानी पीटीआई के लिए क्यों? अफसोस ये है कि नून वालों को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि ये केस ठीक नहीं है। ये एक जोक है, मजाक है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये 74 से ले लें, जब घड़ियां किंग फैसल ने आके लोगों को दी थी इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में। मुझे याद है वो घड़ियां लोगों ने बाद में बेच दी। ये कईयों ने गिफ्ट कर दी, कईयों ने बेच दी। ये कोई नई बात नहीं है। बात ये है कि इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर हुआ है, इसकी जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन किसने की है मुझे बताएं। एक एवेल्युएशन जो गवर्नमेंट ने कराया है वो उस आदमी से कराया है जिसका नाम है उमर शेख। उमर शेख एक वांटेड आदमी है, जो एक फिल्म एक्ट्रेस सोफिया मिर्जा की 2 बेटियां लेके पाकिस्तान से मफरूर है, और आपने उससे करवाया, जो कि एक वांटेड मैन है बाय द एफआईए। आपने उसको उससे करवाया है, अपने उसको गवाह बना के, और फिर आप उसको एक तमगा भी दे देते हैं पाकिस्तान का। यार कुछ तो यार शर्म आनी चाहिए। तमगा बड़ा
एक मुकद्दस एक आप कह लो कि एक एजाज होता है। आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी को देते हो, नॉट समबडी हु इज अ कन्विक्ट और जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, एंड अ मैन वांटेड इन नॉर्वे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उसकी आप ऑथेंटिकेशन पे करते हो तो फिर जस्टिस खत्म हो गई ना, जस्टिस तो खत्म हो गई। यही चीज आपने, मैं पहले भी कहा, आपने नवाज शरीफ के साथ किया। जी आपने उसके साथ इतनी ज्यादती की है, आसिफ जरदारी के साथ इतनी ज्यादती की है, जी आज उसी को आप रिपीट यहाँ करें। सो तोशा खाना इज अ जोक, इज अ स्टैंडर्ड जोक। और इसके अंदर कहना लेकिन कि ये क्या अदालती हुआ निजाम वो पे भी तो लेकर, मीर साहब एक सवालिया निशान है। ठीक है, आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, लेकिन अदलिया तो खुद मुख्तार जो है वो फैसला सुना सकती है। वो तो आइन और कानून गुड के। क्वेश्चन, जी गुड क्वेश्चन। ये एक लोअर कोर्ट का फैसला है। हम देखेंगे कि हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं, इसका क्या फैसला आता है और क्या जजमेंट आती है। ये अब कोर्ट्स ऑन ट्रायल है। ये इमरान खान ट्रायल पे नहीं है, ना प्रोसिक्यूशन ट्रायल पे, इस वक्त जज ट्रायल पे है। जज का ट्रायल हम देखेंगे कि जज कितना ऑनेस्ट है और इसमें कितनी सदाकत करता है, ये सबको पता है। मैं कई ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, चीफ जस्टिसेस एंड वेरी सीनियर पॉलिटिशियंस, यार सबका एक ही बयान है कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, ऑनेस्ट टू गॉड। तो अगर आपने लेगेसी यही रखनी है, जो आपने एक सिस्टम कर दिया था कोर्ट्स ने, जिसको आपने मिस्टर भुट्टो को फांसी दे दी थी 3-2 के वर्ड। राइट, ठीक है। मीर साहब मजीद भी आपसे बात करेंगे। राजा अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। राजा साहब, तोशा खाना का 21 साल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। उसमें मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी थी। लेकिन अब जो फैसला आया है आर्टिकल 409 और 402 के तहत 17 साल की सजा हो गई है बानी पीटीआई को और उनकी अहलिया को, जिसपे बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मेरी अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, वो पॉलिटिक्स में नहीं थी। तो इस फैसले के ऊपर जो बानी पीटीआई के मौकिफ आया है, आप और आपकी जमात इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्हें उनका वही पुरानी रविश है बानी पीटीआई की कि मैं ना मानूं कोई भी चीज होती है। वो कहते हैं मैं जब अदालतें इनके हक में फैसला दें, जब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके लिए कुर्सी से 2 फीट ऊपर हो और वो उन्हें कहे कि गुड टू सी यू, उस वक्त अदालतें बड़ी जबरदस्त होती हैं। जब अदालतें इन पे हर जुमे वाले दिन मियां नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसके भाई को, उसके साथियों को सजाएं सुनाती थी, उस वक्त ये तस्कीन लेते थे, चस्के लेते थे। लेकिन अब जब इनकी बारी आई है तो अब ये जनाब जो है वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तोशा खाना 2 की जजमेंट 59 पेज जजमेंट है, जिसका पेज नंबर 23 पैरा 7 में क्लियर लिखा हुआ है कि जब इन पे फर्द जुर्म आयद हुई और इन्हें कहा कि आप गिल्टी करते हैं अपने आप को, तो इन्होंने कहा हम गिल्टी नहीं है। तो इन्हें कहा आप इस बात पे ओथ लेंगे, तो इन्होंने कहा हम ओथ नहीं लेंगे इस बात पे। फिर इनसे कहा गया, ये पैरा 7 लिखा हुआ है, बल्कि क्लियरली अल्फाज में लिखा हुआ है। फिर इनसे कहा आप अपने दिफा में कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस देंगे? इन्होंने कहा हम अपने दिफा में कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। इससे और क्लियर एंड मैं समझता हूं क्लियर एंड कट कोई केस कौन सा होगा? फिर हजारों सैकड़ों की तादाद में जो है वो गवाहियां ली गई हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। इसमें जो एक मेन चीज है, जो दूसरी जितने भी सरबराहान मुमलिकत ने तोशा खाना से तोहफे लिए हैं, लेकिन इसमें तो प्रोसीजरल लैप्स है, इसमें तो डिस्क्लोजर ही नहीं है। ये तो घर लेके चले गए थे, ये तो इसमें तो चोरी का नवाज शरीफ साहब को भी तो उनके टेन्योर में गाड़ियां दी गई, मर्सिडीज दी गई, वो भी अपने घर ले गए। घर नहीं, तोशा खाना में जमा कराते हैं पहले, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती है 50% पे, उसका फिर आप कुछ परसेंट देते हैं। इन्होंने तो अपने मनपसंद लोगों से प्राइवेट अप्रेजर से वैल्यूएशन करवाई है। एक एक चीज मैंने पूरी डिटेल जजमेंट पढ़ी है, एक एक अल्फाज उसका पढ़ा है। तोशा खाना की गाड़ियों का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान की पॉलिसी ये कहती है कि वो आप खरीद नहीं सकते। अगर कोई गिफ्ट आपको दिया जाता है तो उस सूरत में उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है और 50% जैसे कि आपने कहा उसकी रकम जो है वो अदा करवाई जा सकती है। पॉलिसी सर ये बताती है। तो ये सच होता, अगर ये सच होता तो फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में नहीं निकालते, इसी गाड़ी लेने के जुर्म में निकाल देते। ये सच नहीं था, ये प्रोपेगेंडा है, ये सोशल मीडिया पे बैठ के एक मिथ क्रिएट की गई है। उसी तरह जैसे पूरे दुनिया के अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का चेहरा दिखा के उसके यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे दिखाए जा रहे हैं, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में।
मुजाहरे कर रहे हैं, मलायन कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को पूरी दुनिया में। पीजे मीर साहब की बिल्कुल ठीक राय है, मैं उनके राय का एहतराम करता हूं। उन्होंने जद्दोजहद देखी है हमारी। जब मियां नवाज शरीफ दोबारा डिपोर्ट हुए जहाज में, पीजे मीर साहब भी हमारे साथ थे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि पीटीआई को, अगर आज पीटीआई बंद गली में है तो वो बंद गली में क्यों है, उसको इस जगह तक कौन लेके आया है, उसकी जिम्मेदार खुद पीटीआई है। आईएमएफ को खतूत हमने तो नहीं लिखे थे, हमने तो जाके ये नहीं कहा कि जगहें आपको बता दी गई हैं, 9 मई को उन जगहों पे अटैक करो। पेशावर रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश हमने तो नहीं किया। किसने, वो कौन लोग थे, किसके कहने पर जो है वो कोर कमांडर हाउस में घुसे, तोड़ फोड़ की, एमएम आलम के जहाज को किसने जलाया? वो कौन शख्स था जो टैंक पे खड़े होकर फौज की वर्दियां, उनकी पैंट्स को वो लहरा रहा था और उनके वेस्ट की साइज बता रहा था? वो कौन लोग थे? घिनौनी साजिशें की। और वो कौन है जो अभी तक फैसला तो आना है, सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन जो एफआईआर कटी गई यास्मीन राशिद साहिबा पे, तो पहले तो ये बताया कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर हैं, फिर वो लाहौर के दूसरे इलाके में भी वो मौजूद थी बैक वक्त, फिर वो लाहौर के तीसरे इलाके में भी मौजूद थी जहां पे जलाओ गिराव हुआ। तो एक खातून जो है वो कितने इलाकों में मौजूद हो सकती है, प्रेजेंस हो सकती है? ये सब सोशल मीडिया की कहानियां हैं। मैंने वो जजमेंट्स भी पढ़ी हैं, आप उसमें देख लें, उनमें एविडेंसेस मौजूद हैं। एविडेंसेस उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। चले एविडेंसेस मौजूद हैं, वीडियो एविडेंसेस भी हैं, ऑडियो एविडेंसेस भी हैं, उनके अपने बयानात भी हैं। अरे उनका तो बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, जो गाड़ी में जिस वक्त जा रही हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेना, तो क्लियर है जी। वो निकले और मुराद सईद की सबसे बड़ी बात, वो ऑडियो टेप मुराद सईद की जिसमें उसने कहा उस जगह पहुंचो जो तुम लोगों को पहले से बता दी गई है। तो बानी पीटीआई 12 बजे अपने घर से निकले 9 मई को, उससे पहले मीटिंग की है, एक दिन पहले 11 मई को मीटिंग्स हुई हैं, उसमें सबको बता दिया गया है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फौज को चलिए, इस पे तो अब फैसला आना है इमरान खान के हवाले से, 9 मई के हवाले से जो है वो इस पर फैसला आएगा। लेकिन बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पे अब बता दिया गया है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया, 2 दिन तक की कॉन्फ्रेंस चली, मुस्लिम लीग नून से किसी को मदऊ नहीं किया गया था। आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? अशरफ जरी साहब कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। तो एक कदम अगर वो पीछे हट रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्लिम लीग नून को भी एक कदम पीछे हटना होगा? दूसरे अल्फाज में महमूद खान अचकज़ई साहब यही कह रहे हैं कि आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात जब होते हैं तो वो बिला मशरूत होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि कोई शर्त रखें, बगैर किसी शर्त के आप मुज़ाकरात शुरू करें। हम इसलिए कि हमने बार बार ऑफर की, लेकिन इस वक्त 2 हिस्से हैं। हमें यह बताया जाए कि कौन सा हिस्सा हमसे मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जिसे बानी पीटीआई खुद सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके सरगना है, वो तो हिस्सा चाहता है कि फौज को मलाइन करो, वो हिस्सा चाहता है कि दहशतगर्दों की सपोर्ट करो, वो हिस्सा चाहता है सर, वो कौन सा हिस्सा है? अगर आप कुछ नाम ले सकें, आप नाम बता सके, वो कौन सा हिस्सा है? बानी पीटीआई, उसकी बहनें, केपीके का वजीर आला। लेकिन उनकी बहनों का तो ताल्लुक ही नहीं है पॉलिटिक्स से सर। तो मैं बैठा था इंडियन टीवी चैनल पर, मैंने जाके इंडियन टीवी चैनल पे एंकर के बार बार पिन करने के बावजूद वो उसको बार बार कह रहा है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जो लोग नहीं बचेंगे, जो मारे जाएंगे, उसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं, आप ये कह रही हैं। तो बरमला कह रही है हाँ जी बिल्कुल, कोई भी हो। ठीक है पीजे मीर साहब, मैं चाहूंगी कि जो गुफ्तगू की है राजन साहिब साहब ने, आप उस पर कमेंट भी करें, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है बानी पीटीआई की जानिब से, क्या लगता है आपको सोहेल आफरीदी जो है इस मूवमेंट पे वर्क कर सकेंगे, काम कर सकेंगे? इससे कबल हमने देखा था कि अलीमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने रुख तो किया था डी चौक का, लेकिन उसके बाद वो फिर केपी हाउस चले गए और फिर केपी असेंबली से बरामद हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक सियासी प्लेटफॉर्म है, आप सियासी प्लेटफॉर्म पे रहें। आप जब आर्मी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, याद रखें आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है क्या। आप देखें, आप एक दहशतगर्दों के हाथ फंसे हुए हैं, आप इंडिया के हाथ फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान में और मसले हो रहे हैं। यहाँ आप अपनी फौज को अगर आप रगड़ने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आप अपना ही करेंगे। तो फौज को आप प्लीज सेपरेट कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि फौज मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, उनके जो रिसेंट जो ट्वीट सामने आए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर उसको रेफरेंसेस ना दिया करें ना, या उनके जो चमचे हैं, जो चेले हैं, इनको चाहिए कि पाकिस्तान ये फिर आर्मी का रेफरेंस मत दें। बिल्कुल मैं कहूंगा इमरान पेट्रियट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन जब आप आपके चमचे या जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे अफसोस होता है
मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप हमारे चीफ जो है, जो भी चीफ हो, देखो आसिम मुनीर एक नाम है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक पोस्ट है। वो पोस्ट पे कोई और भी बैठेगा और बैठेगा, आते Right. जाएंगे जाते जाएंगे। इस पोस्ट को खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं तो यार आप एक मैं समझता हूँ एक तरीके के साथ भी आप उसको डिस्कस कर सकते हो, बट लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। सब कहते हैं कि फौज को नहीं आना चाहिए, तो फिर आप फौज से बात क्यों करते हो भाई? क्या वजह क्या है मुझे बता दो, खड़े रहो ना। बिल्कुल तो यहाँ हमारी मैं फौज ही कहूँगा, हमारा वकार है, हमारा गुरूर है। जिस तरीके से भारत को मजा चकाया था मई में, वो बिल्कुल भूला नहीं जा सकता। और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका से भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इसमें हाथ है, साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी इसमें हाथ है। लेकिन अब जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है, तो फिर मुल्क की जो सियासत है वो किस दहाने पे खड़ी है? अगर ये स्ट्रीट मूवमेंट देखिए- होती है तो क्या ये कामयाब होगी, या फिर हुकूमत कहेगी कि आइए बैठ के मुज़ाकरात करते हैं? आपका इस पर क्या तज्जिया है? इसके दो पहलू हैं। हाइपोथेटिकली अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, चलें जी ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर ये सक्सेसफुल होंगे, मुझे कौन गारंटी देगा कि आज की जो हुकूमत है ये उनके पीछे ना पड़ जाए? एक वेज हंट शुरू हो जाएगी, लोगों के पीछे चले जाएंगे, जो कि हमने पुरानों को भी देखा, आज भी देख रहे हैं। तो अगर हमने इसी रोड पे चलना है तो ये रोड खत्म नहीं होगी, ये अनएंडिंग रोड है। हाँ, अब अगर हमने जाना है, अगर ये करते हैं, और लेकिन पहले मुझे बताएं रोड पे निकल के क्या होगा? आपके पास आप और मैं अगर हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो रोड पे निकाल के आके तो एक हुकूमत को डिसलॉज करेंगे। इज दैट डेमोक्रेटिक? नो। अगर कोई चीज है, अगर इस गवर्नमेंट ने जाना है, ये थ्रू इलेक्शंस जाएगी। जो भी लेकिन गवर्नमेंट आएगी, पुर ये भी अमन है, वो भी प्रोटेस्ट है, तो जो ये भी है। हर जमात का हक है मीर साहब। प्रोटेस्ट करें, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। कानून आपने हाथ में नहीं लेना। कानून आप हाथ में लेंगे, इसके लिए एक कानून है, लॉ है, ये और ये सब पे अप्लाई करता है। सिंपल एज दैट। तो अगर आप कानून के दायरे के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई कहेगा कि ये आप ना करो। सब ने किया है, करेंगे, लेकिन एक दायरे के अंदर। लेकिन ये भी ना करें कि आप ऐसा प्रोटेस्ट कर दें कि जिसके अंदर जो फॉरेनर्स हैं हमारे, जो इन्वेस्ट हो जाए। इस चीज को भी तो देखना है ना आपने हर पहलू को देख के बात करनी है। मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बह रही हैं, मैं ये नहीं कहता हर चीज होगी, लेकिन आप एक स्टेडी रास्ते पे तो जाना शुरू हो गया ना यार, खुदा के लिए। आप नहीं, इंडिकेटर्स तो देख अगर लो। मुलाकात हो जाती है बानी पीटीआई से, हमशीराओं की, वकला की तो खैर मुलाकात हो गई थी जब ये फैसला सुनाया गया तोशाखाना केस 2 का। लेकिन अगर वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल में बेहतरी होगी? देखिए बिल्कुल होगी। मैं समझता हूँ आप एक डिफ्यूज कर दोगे एक अननेसेसरी टेंशन। आप एक आदमी को जेल में बैठा हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है यार। एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, गवर्नमेंट भी ली हुई है, आपके इनके ये अपने तो लोग भी हमने ये भी देखा था कि माजी में लंदन से बैठ के जो है वो कराची में फैसले होते थे। एक शख्स लंदन में बैठ के पूरा कराची बंद करवा देता था। मीर साहब, हमने तो ये भी देखा है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो वही होता था जब ये होता था। ये बिल्कुल आपने सही कहा। द क्वेश्चन इज हम ऐसे रास्ते पे जाएं क्यों? देखो, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे Right. तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। तनकीद जरूर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा आप कंसिडरेशन दिखानी चाहिए। हम सबको बिल्कुल दिखानी ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शफकत क्या अवान है? साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके वक्त का। जी जी, अवान साहब ये आपने बुलाया है। बताइए कि स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है बानी पीटीआई के एक्स पैगाम में, और सुहेल आफरीदी से बानी पीटीआई मुखातिब थे, और अभी जो जिम्मेदारी है ये सुहेल आफरीदी पे आ गई है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि अचकजई साहब जो है वो कॉल देंगे, लेकिन अचकजई साहब ने कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम हुकूमत से कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आप भी आके मुज़ाकरात करें। क्या कहेंगे? ये देखें, कॉल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज भी अचकजई साहब के पास ही है। वो सुहेल अफरीदी हो या कोई दूसरा हो, उनके मुताबिक एक्ट करेंगे जो अचकजई साहब कॉल देंगे। और खान साहब ने वैसे तैयारी का कह दिया है कि आप बिल्कुल तैयार रहें, और हम इंशाल्लाह तैयार हैं और पूरी कौम तैयार है। जहाँ तक बात है उनके मुज़ाकरात की दावत की, वो हमें मुज़ाकरात की दावत देते आए हैं हुकूमत को।
लेकिन हुकूमत के ना बस में है कुछ, ना वो कुछ कर सकते हैं। वो तो उन्होंने हमें सेनेट में कहा कि एक कमेटी बनाते हैं जो 5 साल की सहूलियात जाकर चेक करेगी। हमने पार्लिमानी कमेटी में उसको ओके किया कि जी ठीक है हमें जाना चाहिए, और दूसरे दिन वो मुकर गए। उनके पास में कुछ नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात तो हम चाहते हैं हो और मुल्क में आइन बहाल हो अपनी असली सूरत में, लेकिन ये देखें कि उनकी जो दावत है जलील साहब की उस पर कितना कोई अमल करता है। नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब से भी मुखातिब हो रहे हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे, मैं बानी पीटीआई से इस पे दस्तखत भी करवाऊंगा। आपको ये लगता है कि ये आसान होगा कि बानी पीटीआई साइन कर लेंगे और मैंडेट के हवाले से बात होगी, खुद मुख्तार इलेक्शन के हवाले से बात होगी, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात होगी, तो फिर इस पे नवाज शरीफ साहब कैसे मानेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि मैंडेट हमारा है जो मुस्लिम लीग नून ने चोरी किया है। देखिए, हमारा बड़े जायज मुतालबात है, हमारा मैंडेट वापस करें, आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, उसके बाद जो 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ा है उसको अनडू करे। ये तो बड़े जायज मुतालबात हैं। आपको लगता है कि अनडू कर सकते हैं? अभी तो 28वीं तरमीम आ रही है अवान साहब। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि बजट से पहले 28वीं तरमीम लाई जाएगी, तो ये 27वीं को कैसे अनडू देखिए, हुकूमत को मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जब 26वीं ला रहे थे तो उस वक्त इनको मौलाना साहब की जरूरत थी, तो जो चीजें मौलाना साहब ने निकलवाई इन्होंने निकाल दी। कुछ हमारे बंदे पकड़ धकड़ के उनको थ्रेट करके पैसे दे के इन्होंने 26वीं पास करवा दी। अच्छा, जब बंदे पूरे हो गए तो मौलाना साहब को भी साइड करवा दिया और 27वीं ले आए। अब 27वीं पास हो गई है तो अब थोड़ी बहुत ही हडल पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। अब तो 2 तिहाई अक्सरियत है कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की, तो अब तो कोई तरमीम पास करवाना, बिल पास करवाना नून के लिए तो कोई किसी मुश्किल ही नहीं है। शायद सेनेट में थोड़ी दुश्वारी पेश आ जाए। देखिए, मेरी बात सुने, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या ये समझते हैं कि ये इस तरह के काम करके इस तरह की तरमीम करवा के जिसमें सिविल सुपरमेसी को ये अंडरमाइन कर रहे हैं, जिस तरह बुनियादी हकूक का रोज ही जनाजा निकाल रहे हैं, क्या ये कोई इस मुल्क की खिदमत कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी तरमीम होती रही हैं, कई दफा हुई है, और फिर उनको एक सेकंड भी नहीं लगा अनडू होते। वो 8वीं तरमीम हो जिया दौर की या वो मुशर्रफ दौर की तरमीम हो, वो सारी तरमीम फिर 18वीं तरमीम में चली नहीं गई वापस। तो इसलिए ये सारी तरमीम जितनी भी आ रही हैं, ये इंशाअल्लाह ताला एक जुम्बश कलम से वापस जाएंगी, ये वक्त बदलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं अवान साहब कि क्या निकल कर आया है कॉन्फ्रेंस में? 2 दिन तक की कॉन्फ्रेंस जारी रही जिसमें सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, सियासी जमातों के अरकान भी मौजूद थे। क्या मुस्बत चीज़ें निकल कर सामने आई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या फ़ायदा मिला? पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से आपने जो है ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। जी देखिए, इसमें हमें क्या फायदा मिला कि इतने ज्यादा मुख्तलिफ मकतबा है फिक्र के लोग बैठे, सब ने जमहूरियत की बात की, सब ने आइन की बात की, और सब ने ही कहा कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम जो है ये इस आइन पर एक वार है। सब ने कहा बुनियादी हकूक मुल्क में मुअत्तल हो चुके हैं। सब ने कहा कि जमहूरियत नहीं है, इस वक्त कोई हाइब्रिड या हाइब्रिड प्लस सिस्टम चल रहा है, और सब ने ये कहा कि हम फिर को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए इस सिस्टम को बदलने की। तो इतने सारे लोगों का एक ही नुक्ता था कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में चल रहा है वो जमहूरी नहीं है, जो कुछ भी इस मुल्क में चल रहा है वो आइन के मुताबिक नहीं है, जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में चल रहा है वो बहुत गलत है, और उसको ठीक करने के लिए हमें निकलना होगा। और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इंतजामात कर रही है? एक्स पे पैगाम तो दे दिया है, सुहेल आफरीदी भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी मूवमेंट कितनी कामयाब होगी? पहले तो ये सवाल किया जा रहा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात ही मकसद रह गया है, या फिर बानी पीटीआई की रिहाई एक बड़ा मकसद है आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद इस मुल्क में आइन और कानून को अपनी असली सूरत में बहाल करना है। बानी पीटीआई की रिहाई बहुत अहम है, और हमने शामिल करवाई है मुतालबात में। वो तो कहते थे इस मुतालबे में ही शामिल ना हो। मुल्क में जब आइन अपनी असली सूरत में बहाल होगा तो ना इमरान खान अंदर होगा, ना कोई दूसरा शख्स गैर कानूनी तौर पर अंदर होगा। तो इसलिए हमारा बुनियादी काम इस मुल्क में आइन और कानून बहाल करना है।
जब इस मुल्क में आइन बहाल होगा तो इमरान खान तो एक दिन में बाहर होगा। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो स्ट्रीट मूवमेंट का कहा गया है बानी पीटीआई की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस स्ट्रीट मूवमेंट को किस तरह लेगी। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? जी देखिए, अगर हमें एक सियासी इस्तेकाम चाहिए और हमें अमन चाहिए तो आप जो मर्जी आर्गूमेंट्स लेके आ जाएं, बातचीत के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री में लें, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ले लें, वर्ल्ड वॉर 2 की आर्मिस्टिक ले लें, हर चीज आप जो मर्जी आप बात कर लें, लड़ाइयां कर लें, लेकिन बात के अलावा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इसी रूट पे गए तो मैं बार बार जो सबको रिमाइंड कराता हूँ, नुकसान पाकिस्तान का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। तो ये एक चीज इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि थोड़ी सी लचक दिखा दे, दोनों लचक दिखा दें और बैठ के, लेकिन यहाँ हॉक्स बहुत लचक तो नजर नहीं आ रही ना पीजे साहब, लचक की तो नजर नहीं आ रही है। देखे ना वो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है उनके। एक तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो नजरियों की बात हो गई है। वो समझते हैं मुल्क में आइन नहीं है। हम समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। वंस जब हमशीराएं मिलकर आई थी, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, उसकी सबने मजम्मत की थी, लेकिन मुलाकात तो कैदी से मुलाकात करवाने का ही नहीं हक है। मैं उस फीस की बात नहीं कर रही कि जब उनकी हमशीराएं आई थी पैगाम लेके बानी पीटीआई का, और जिस तरीके का वो पैगाम था उसकी मजम्मत सबने की थी। देखें, मैंने फैसला नहीं लिया था, ये खुद खान साहब ने अपनी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लिया कि जो कैदी है वो सियासत नहीं कर सकता, जो नाअहल है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ये इन्होंने खुद फैसले लिए। अब देखें ना, कल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, ये कह रहे हैं कि जी हम सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। तो सिविल सुप्रीमेसी, अगर आप समझते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी मुल्क के अंदर नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी ना सिर्फ मुल्क में मौजूद है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर अंदाज में मौजूद है, तो ये दो नजरिए अलग अलग हो गए ना। तो फिर आप खुद कह रहे हैं कि हम एक जुम्बश कलम से सारी तरामीम वापस कर देंगे। फिर इंतजार करें, फिर जब आपकी हुकूमत आए तो कर लेंगे। आप हमारा मैंडेट भी तस्लीम नहीं कर रहे और हमसे मुज़ाकरा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा मैंडेट लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही मिलना पसंद नहीं करते? अगर सोहेल आफरीदी साहब वहां जाते हैं, अदालत है, जज मौजूद है, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? जज से तो कोई मुलाकात नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस तरह की अदलिया चाहते हैं कि ये जाएं और जज से मुलाकात करें। उसकी वजह यह है कि जब तीन जजेस ने फैसला दिया था, 3 जजेस ने फैसला दिया था कि हफ्ते में 2 रोज जो है वो मुलाकात हो सकती है, और जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर तो जज का रुख किया जा सकता है। तो जज हाँ, फिर कंटेम्प्ट डाले ना, उसका एक प्रोसेस है। अगर ये वाकई इस तरह की कोई जजमेंट आई है या ऑर्डर आया है कि इनको हफ्ते में 3 दफा मुलाकात करने दें और जेलर नहीं करवा रहा, तो जेलर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें। इस मुल्क में अदलिया आजाद है, लेकिन नहीं, इनको ये नहीं करना है। सिर्फ दिखाना ये है कि अता तारर ने सब कुछ गलत हो रहा है। सर, उससे पहले ही अता तारर और वजीर कानून ने इस चीज़ को वाजे कर दिया था कि जेल से सियासी पैगामात आ रहे हैं, इसलिए मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। तो यानी कि वो 3 जजेस का जो फैसला था उसे साइड पे कर दिया गया है। पाबंदी लगाइए, आप उस पाबंदी को चैलेंज करें। अगर आप समझते हैं कि पाबंदी गलत लगाई गई है, आप चैलेंज करें ना। आप लड़ेंगे, आप धरने देंगे, आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो रियासत तो ताकत दिखाएगी। रियासत तो बेबस तो नहीं है, किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। पाकिस्तान की रियासत जो है, आप उसको इस तरह चैलेंज करेंगे, आप गालियां देंगे, आप बदमाशी करेंगे, तो फिर आप देख लें उसका हश्र क्या हो रहा है। फिर आप बिल्कुल ठीक है। आप देखें एक तरफ। जी अवान साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो इतना कह रहा था कि 2025 खत्म होने वाला है और ये 2025 का तो कहा है रूप से लिखने वाली बात कि पाकिस्तान दिया है, भी अदलिया पर इतनी आजाद है कि एक मजदूर भी हंसता है पाकिस्तान की अदलिया पर। इतनी आजाद है कि जब हम वकील बैठते हैं बैठ जाते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में,
इतनी बेतौकीर अदलिया और इतनी बेवकत अदलिया और इतनी अंडरमाइन अदलिया शायद ही किसी मुल्क में हो। कोई 132वां नंबर नहीं है हमारा। टोटल 144 मुल्कों में जस्टिस का सिस्टम चल रहा है और कोई 13 मुल्क हमसे पीछे नहीं है। ये बिल्कुल गलतफहमी किसी ने बताई है। हम बिल्कुल आखिरी नंबर पर हैं और हमारे पास किसी का नंबर हो भी नहीं सकता। इतना तो अच्छा, इस चीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं मीर साहब। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में अहम जो है वो जराए ने बताया है, एक आर्टिकल भी इस पर शाया हुआ है कि 2025 में पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली आई है। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मुस्बत हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस पे अपनी जगह बना ली है। ये एक बड़ी कामयाबी है, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने क्या जगह बनाई है, क्या किया क्या है? मुझे बताया आप। वॉशिंगटन पोस्ट की मैं आपको खबर बता रही हूँ। पाकिस्तान जहां जहां पाकिस्तान को इस्तेमाल करना होता है, ये लोग पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। आज ये जो सारी कहानी चल रही है, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, हमें ट्रेड देना, ये बिजनेसेस हमें ला के देना, तो हम कहेंगे कि हाँ बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, 71 से ले लें आप और आज तक देख लें कि इनकी डबल पॉलिसी रही है हमेशा पाकिस्तान के लिए। ये हुकूमतें चेंज करते रहे। आपके जो हमारे एक जनरल, इन्होंने जनरल को मारा है, जनरल जिया को। ये किसने मारा है मुझे बताया ना, खुल के बात करें यार, किसने मारा है? क्योंकि वो उनकी लाइन पे नहीं आता था, तो जनरल को आपने उड़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं ये सबको हमें पता है। आपने नवाज शरीफ के साथ क्या किया? उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, आपने उसको बाहर कर दिया। आपने इसके बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया? जनरल मुशर्रफ के साथ क्या किया? आप सब ये करते हैं। जो आर्टिकल शाया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मई की पाक भारत जंग के बाद ये पॉलिसी तब्दील हुई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जी। देखिए, पाक भारत की जंग, इनकी जंग तो नहीं है ना। अगर इनकी जंग है तो फिर हमारा कश्मीर का मसला ठीक करवाओ यार, पानी का मसला ठीक करवाओ। ये बीच में सालिस बन जाते हैं। इन्होंने सिर्फ इन हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचना है। इनके लिए एक मार्केट है ये, और ये इस मार्केट को इस्तेमाल करते हैं। सर ये सवाल ये है, क्या अमेरिका पाकिस्तान से डॉलर की कोई बड़ा मुतालबा कर सकता है? ये जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान से कोई बड़ा मुतालबा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्या मुतालबा करेगा? पाकिस्तानी अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा कर सकता है कि आप हमारे साथ बिजनेस तजारत करो, दबा के तजारत करो। ये लोग जो सैंक्शंस लगाई हैं और ये जो आपने ये टैरिफ्स है, इसको ठीक कराओ हमारे साथ। ठीक है, That's the way forward. ठीक है। शफकत अमान साहब, ये जो पोस्ट शाया हुई है, क्या समझते हैं आप कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है अब इसमें बेहतरी आ रही है? और ये बेहतरी तब आई जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती है। तो वो उसको अमेरिका को क्या खुशी होनी थी? उनका तो एक ही मकसद है कि पाकिस्तान किस तरह इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीनियों के लिए हमने इस्तेमाल करना है। अब ये हम पे है कि क्या हमने बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तान कोई लाज रखनी है या बिल्कुल लेट जाना है। अगर हम लेटे रहे तो हम उनके पसंदीदा, अगर हमने अपनी गैरत अहमियत दिखा दी तो हम उनके लिए बिल्कुल एक रद्दी का कागज। बस इतनी सारी हमारी जरूरत है उनको, और ये जरूरत हम किस हद तक पूरी करेंगे उसके बाद हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। अच्छा राजन साहिब साहब, इस पे आपसे भी कमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के जानिब से जो आर्टिकल आया है, यकीनन जर्नलिज्म के हवाले से उनकी सारी खबरों की अगर बात की जाए तो उसकी पहले तस्दीक होती है और फिर जो है वो उसे शाया किया जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। क्या समझते हैं आप कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है? जी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली पोस्ट इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट रहा 4 दिन का, पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त फतेह मिली, उसके सिनेरियो में ये पूरा लिखा गया है। देखें, इस वक्त हमारी साइन हुए हैं अमेरिका के साथ
अमेरिका डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स करेगा पाकिस्तान में, मिनरल्स में, पेट्रोलियम में, और उसके साथ साथ जो टैरिफ है वो देखें कि इंडिया के मामले में पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो कम रखा है ताकि जो वहाँ की जो कंपनीज हैं, जो बायर्स हैं, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को खरीदें। अब इसमें इसके जो असरात होंगे, लाजमी बात है जब आप इस तरह के मुआहदे करते हैं तो वो एक दिन में तो उसके असरात नजर नहीं आते, वो आने वाले दिनों में जरूर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग टैरिफ जिन्होंने इस कर बात दिया गया पे है, भारत का टैरिफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अमेरिका पाकिस्तान से किसी भी किस्म का कोई मुतालबा कर सकता है? नहीं, देखें जो भी अगर मुतालबा आया तो हम उसको, उस मुतालबे को देखें, हमने उनको बावर करवाया है कि हमारे लिए अपना दिफा सबसे ज्यादा अजीज है, हम मुल्क सबसे ज्यादा अजीज है। वो लोग जो इस वक्त बड़े चैंपियन बन रहे हैं मुसलमानों के, वो अगर कोई पाकिस्तानी जो MNA है वो अगर NDU में जा चला जाता है तो वो उसको, उसके लिए जरूर ट्वीट आता है कि वो मीर जाफर मीर सादिक है, लेकिन इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट नहीं आया। और फिर हमें यहाँ टीवी पे बैठ के भाषण मिलते हैं कि जी रियासत मदीना, जी मुसलमान फ़लस्तीनियों के लिए जिस तरह मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आवाज उठाई, हर फोरम पे उठाई, और जिस तरह नेतन्याहू को ललकार कर उन्होंने हर जगह पे कातिल करार दिया, वो तो चीजें आप लोगों को नजर नहीं आएंगी। लेकिन आप लोगों को ये जरूर नजर आ जाएगा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में क्या गजा में जंग खत्म हो गई है कि इसराइल की जानिब से अटैक नहीं किया जा रहा? अमन मुआहिदा कई बार तोड़ा गया है इसराइल की जानिब से। देखें उस पर हम हमेशा देखें वो मुआहिदा, वो जो नुकात थे, 14 नुकात थे, वो तमाम तर चीजें सदर ट्रंप का अमन मुआहिदा था, जैसे हमने ये कहकर सपोर्ट किया था कि इसके नतीजे में अमन आना चाहिए, अगर उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल करेगा तो हम हर फोरम पर इसराइल को कंडेम करेंगे और अमेरिका से हर फोरम पर बात करेंगे कि आप अपने पर अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान सिर्फ इसराइल पर या सिर्फ जो फलस्तीनी अवाम है उधर नहीं, हमारे जो आपने देखा पूरी पॉलिसी ईरान के ऊपर, फिर कश्मीर के ऊपर हमारी एक ही पॉलिसी है, हम अपने मुसलमान भाइयों को कभी तना नहीं छोड़ेंगे। हम इसराइल के खिलाफ बड़ी जबरदस्त अंदाज में जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ ठीक है। बहुत लेकिन शुक्रिया शफकत अवान साहब, इनके हमरा थे राजा अंसारी साहब। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया गया। अब देखना यह है कि बानी PTI अपने एक्स अकाउंट पे किस डेट को ये कॉल अनाउंस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।